वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रवि सुल्तानेकर और आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूँ साइबर सिक्योरिटी पे। तो एक्चुअली पुराना वीडियो बंद करते ही मैं कंटिन्यूस ये अगला वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं और जितनी जल्दी हो सके वीडियोस अपलोड करता रहूं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट शिकायत मुझे आती रहती है ना। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था एक पिछला वीडियो जो था वो एक फ्रेमवर्क था, थोड़ा सा एक फ्रेम में मैंने आईएसओ के बारे में कुछ ज्ञान देने की कोशिश की थी। उसके कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक कंटेंट नहीं था। इस वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी की, रिस्क रजिस्टर की और आईटीएसएम डोमेन्स क्या क्या होती है। ठीक है। इसके अगले वीडियो जो होगा उसके ऊपर मैं आपको कंट्रोल्स के ऊपर बातें करूंगा, एक ग्लांस व्यू दूंगा कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं। और उसका जो अगले वीडियोस है उस पर हम लोग और डिटेल में जाएंगे, एसेट मैनेजमेंट क्या होता है, लेबलिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है। उन सभी के ऊपर हम लोग बैक टू बैक ये सारे डोमेन्स के ऊपर चर्चा करेंगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ओके गाइस। सो ये वीडियो जैसा मैंने आपको बोला, सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक उदाहरण दिया था, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी यानी कि आपका जो आईएसओ जो फ्रेमवर्क है वो कहाँ पे अप्लाई होता है आपकी कंपनी में, है ना। इसको उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना। अब इसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, पहले आप डोमेन समझ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ये सारे वो डोमेन्स है ना। और ये वो सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को चेक किया जाता है आईएसओ द्वारा, है ना। अब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना। अब उस पर ना तो मैं कोई सिस्टम कोई कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई डेवलपमेंट वाला काम कर ही नहीं रहा हूँ। तो आप हमेशा उसको अनचेक कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरे स्कोप में नहीं है। और क्योंकि वो मैं ऐसा इस तरह का कोई काम कर नहीं रहा हूँ या मैं नहीं चाहता हूँ कि इसका ऑडिट किया जाए, तो मैं उसको नॉन अप्लीकेबल बना सकता हूँ, है ना। तो वो चीजें जहां पे मैं अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को चेक करके ऑडिट करवाना चाहता हूँ वो उसको बोलते हैं अप्लीकेबिलिटी। वो सारी चीजें जहां मैं नहीं चाहता अभी ऑडिट करें हम लोग, आईएसओ आकर के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट चेक करें, उनको बोला जाता है नॉन अप्लीकेबिलिटी। खत्म। ओके। तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है हम लोग चाहते हैं सिर्फ एचआर की और आईटी की, या फॉर एग्जांपल एचआर की और सप्लायर, बस इन्हीं दोनों की मेरे को आईएसओ करनी है। ऐसे भी आते हैं कुछ केसेस, है ना, जिनको खाली इन्हीं दोनों का आईएसओ करवाना है, हालांकि थोड़ा उसके अलग तरीके हैं, है ना। तो आप इन दो के सामने टिक मार्क करेंगे, आईएसओ 27001 स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में ये अप्लाइड है और ये अप्लाइड है, बाकी सब अनअप्लाइड है। जो चीजें अनअप्लाइड नहीं है उसको ऑडिटर आके चेक नहीं करेगा, है ना। और जो अप्लाइड है उसको आके वो चेक करेगा, है ना। इतना सरल नहीं है। जो आपका अप्लाइड है उसको भी वो चेक करता है, और जो चीज अप्लाइड नहीं है उसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन भी रहना चाहिए। ठीक है ना। तो बेसिकली ये वो डोमेन्स हैं जिसके ऊपर आईएसओ का जो फ्रेमवर्क है वो टिका हुआ है। उसमें ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि एचआर सिक्योरिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। और इसमें एचआर ज्यादातर गपला खा जाते हैं दोस्तों। मैंने इतना साल हो गया मुझे, इस तरह 18 साल हो गए हैं आईटी में भी, आई मीन सिक्योरिटी में भी। तो मैंने ज्यादातर देखा है एचआर लोग पहले तो वो टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से होते नहीं, तो उनको पहले तो समझ आता नहीं है आईएसओ होता क्या है। दूसरी चीज जो छोटे छोटे कंट्रोल्स होते हैं वो उनके हाथ से कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और अगर होते भी हैं तो उनको नरेशन नहीं करते आते, उनके पास स्टोरी टेलिंग उनकी बड़ी कमजोर होती है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है ना वो आईएसओ वाली नहीं होती, उनकी लैंग्वेज जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नहीं होती। तो कई बार वो कुछ तो भी बक बक कर देते हैं, कई बार वो नहीं बोलते जो बोलना चाहिए, उसको छोड़ के सब कुछ बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे अगले वीडियो जब आएगा, जब मैं डोमेन स्पेसिफिक आऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा और आप वो बहुत ध्यान दीजिए। एज अभी जो मेरा वीडियो है वो इस तरह से फोकस है कि आप ऑडिट के लिए जा रहे हो ना, ये सारा वीडियो उसके ऊपर है। अगला जो वीडियो इसके बाद जो सारे वीडियोस होंगे वो आपको मोर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज रहेंगे कि आपको क्या क्या सीखना है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं डॉल, राइट। इंफॉर्मेशन सॉरी फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, ये वो होते हैं एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में बायोमेट्रिक है कि नहीं, अंदर कोई घुस तो नहीं जाएगा, चोरी तो नहीं कर जाएगा, अब आपके पास कितने असेट्स हैं उसको आप कैसे मैनेज करते हो, सॉरी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट के लिए आपके पास फायर अलार्म है कि नहीं, वो सारी सब चीजें आ, इसमें इसमें भी हैं, लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं। जहाँ पे यहाँ आएगा ना तो मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। इक्विपमेंट मेंटेनेंस ये सब आता है, ठीक है ना। तो
सप्लायर रिलेशनशिप, सप्लायर रिलेशन क्या होता है, जैसे हमारे कितने सारे लोग हैं ना, हम जिनसे सामान खरीदते हैं, उनको सामान देते हैं, राइट। तो उसके ऊपर भी बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, उनका ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग सप्लायर रिलेशन के डोमेन में जाकर के ऑडिटर आकर चेक करता है। असेट मैनेजमेंट, है ना। आई आई थिंक ये आपको नाम से समझ में आ ही रहा होगा कि ये कंट्रोल किसके बारे में बात कर रहा है। एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस की बात करेगा, किसको कितना एक्सेस होना चाहिए, और जितना उसको एक्सेस होना चाहिए क्या उसको उतना ही एक्सेस है। ऐसा तो नहीं कोई एक नॉर्मल यूजर आके सुपर एडमिन आकर के बैठा है, और अगर आकर के बैठा है तो क्यों बैठा है भाई, और अगर बैठा है तो क्या उसके मॉनिटर कर रहे हो, क्या उसके ऊपर कोई कंट्रोल है, टेक्निकल कंट्रोल है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सको उसका एक्सेस, आप रिव्यू कितनी बार करते हो, ये सारी चीजें इस एक्सेस कंट्रोल में सीखी जाती है, मतलब सॉरी वेरीफाई की जाती है। क्रिप्टोग्राफी, इट्स ऑल अबाउट इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन आपने कैसा कर रखा है कंपनी का, ये तो मैं अलग से, क्रिप्टोग्राफी एक अलग पूरे वीडियो में जाके समझाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है, डोमेन है ये, है ना। कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, इसको छोड़ दो, कोई दम नहीं है। सिस्टम एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, इट्स टॉक्स मोर अबाउट डेवलपमेंट, ये समझ लो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह इसमें आता है। डिटेल हम अगले वीडियो जब डोमेन पे आएंगे तब समझेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई दम नहीं है, पॉलिसी की बात करते हैं। हर कंपनी में, नॉर्मली आपकी कंपनी में भी आप ऑडिट कराने जाओगे तो पॉलिसी होगी, उसमें उतना टेंशन वेंशन है नहीं। जब मैं इस वीडियो पे आऊंगा, कुछ खाली मेरे ख्याल है 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बाकी ये निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसमें भी कोई दम नहीं है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, जैसे मैं पहले वीडियो में भी बताया, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट कोई कंट्रोल नहीं होता, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। हमारा बिजनेस में हम कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं, कल को मेरा ये डाटा सेंटर डाउन हो जाएगा तो क्या करोगे, है ना। मेरा पूरा डाटा सेंटर ही डाउन हो गया तो आप कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे, आपके पास कोई डिजास्टर रिकवरी साइट है कि ये पूरा डाउन हो जाए तो वहां से मैं चालू कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस चलेगा, ये सब चीजें हैं। अगर है तो आप उसको कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर है तो ये आता है बिजनेस कंटिन्यूटी, ये मेरा बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है। ठीक है, आपसे आईओएसओ ये नहीं पूछ रहा आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या है ना, वो तो आप कोई भी बना करके दे सकता है, कुछ भी उसको बीसीपी डॉक्यूमेंट बना के दो, वो एक्सेप्ट कर लेगा। उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट आप देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, उसके कुछ मेरे ख्याल है 12-13 कंट्रोल होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, वो सारे आपको ढंग से मेंटेन करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, अगर वो अपन ढंग से मेंटेन करते हैं तो वो मैनेज हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑपरेशनल सिक्योरिटी तो खैर पार्ट ऑफ ऑपरेशंस है, ये एक अलग ही गेम है। इंफॉर्मेशन इंसिडेंट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान देना, क्योंकि आपका सॉक सेम सारी चीजें, आपके एविडेंसेस, आपका पूरी सब चीजें, फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट जिसको आप ऑपरेशंस बोलते हो, एक्चुअली सिक्योरिटी ऑपरेशन बोलते हो, सब चीजें इसमें आकर के चेक करेगा ऑडिटर, है ना। ज्यादातर इसमें वो बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, वो लेसन लर्न आपने है कि नहीं आपके पास, लिस्ट ऑफ इंसिडेंसेस करेक्टली है कि नहीं, और आपसे आपकी अप्रोच और प्रोसेस वो देखना चाहता है ऑडिटर हमेशा, कि आप अप्रोच ढंग से कैसे फॉलो कर रहे हो यार, आप एक इंसिडेंट पे कैसे घुसते हो, आप बाहर कैसे निकलते हो, रूट कॉज एनालिसिस कैसे करते हो, आपने क्या फाइंडिंग किया है, इससे पहले कोई बड़ा इशू हुआ है क्या, इशू तो सब जगह होते हैं, मेजर हुआ है क्या, अगर मेजर हुआ तो तुमने उससे कुछ सीखा नहीं सीखा, ये सारी चीजें हैं वो आपसे, आपकी स्टोरी टेलिंग यानी कि आपके नरेशन में आपसे वो ढूंढना चाहेगा, ये सारे सवालों के जवाब वो ढूंढेगा, उसको सही आप तरीके से समझा दो वो शांत बैठ जाता है, हिल पास यू। ओके, कंप्लायंस, कंप्लायंस ज्यादातर क्या होता है ना, जो आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप एक बैंकिंग हो तो आरबीआई के लॉस कैसे हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं, आपको पता है या नहीं, आपने कहीं उसको लिस्ट आउट करके रखे हैं, अच्छा लिस्ट आउट करके रखे हैं, आप उसको फॉलो करते हो, हाँ करते हो, कैसे करते हो ये बताओ, हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कैसे आता है, ये सारी चीजें वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी जिस भी कंट्री में आप हो उसकी जो गवर्नेंस बॉडी है, रेगुलेशन बॉडीज हैं, उसके साथ आपका डायलॉग कैसा है, आप उन कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहे हो या नहीं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहे हो या नहीं, और अगर कर रहे हो तो आप कहाँ पे हो उसमें, है ना। तो ये सारे डोमेन्स होते हैं दोस्तों आपके आईटीएसएम के, और इसी के बेस पे जो भी चीजें आप आईएसओ के ऑडिट के स्कोप पे रखना चाहते हो उसको आप यस बोल देते हो, जो नहीं रखना चाहते हो उसको आप नो बोल देते हो। एंड जहाँ ये यस और नो के जो परिभाषा है ना आपकी, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब यस है, ठीक है ना, बाकी सब नो 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 है, हालांकि ऐसा होता नहीं, उसके एक अलग तरीके हैं उसको करने के, लेकिन जो जो आपके स्कोप के अंदर है उसको आप एक
एक लेटर में लिखते हो, एक एक एक्सेल शीट में लिखते हो, और उसी को बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी। मैं इन चीजों पे स्टेटमेंट में इन चीजों पे आईएसएमएस अप्लाई करना चाहता हूँ। ज्यादातर तौर पे लोग एचआर और आईटी को आईएसएमएस के अंदर रखते हैं, है ना। और आजकल तो कैसा हो गया है ना, आजकल तो आईएसओ बहुत कॉमन हो गया है, तो और क्योंकि सिक्योरिटी का जो एक दबाव है पूरे दुनिया पे बढ़ता जा रहा है, तो अब से जो मैं पिछले स्पेशली कोविड के पहले से कुछ समय पहले से मैं देख रहा हूँ, आजकल जो है लोग पूरे की पूरी डोमेन को, सारी की सारी डोमेन को आईएसओ के अंदर रखना चाहते हैं। कुछ कुछ लोग हैं जहाँ पे वो सिस्टम कोई डेवलप नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ आप नो लिख सकते हो, है ना। एज आई सेड अर्लियर, आपके हाँ या ना कहने से बात नहीं होती भाई। अगर आप यस कर रहे हो तो क्यों यस कर रहे हो, नो कह रहे हो तो क्यों नो कह रहे हो, उसका पूरा जस्टिफिकेशन रहता है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे भी देखो, स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का एक ये सैंपल है। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो यस है तो उस पर टिक मार के, नो तो है, उसके बाद जस्टिफिकेशन क्या है आपका, क्यों आप बोल रहे हो, है ना। वो आपको ऑडिटर को समझाना पड़ता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो। हाँ, लेकिन जस्टिफिकेशन होना जरूरी है, और यही इट शुड बी पार्ट ऑफ योर नरेशन एज वेल। ठीक है। रिस्क रजिस्टर, पहले ये समझते हैं कि रिस्क रजिस्टर होता क्या है ना। इसका मैं सैंपल आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बट रिस्क रजिस्टर क्या होता है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके आईएसओ 27001 का। अब देखा जाए दोस्तों, तो सब चीजों के लिए तो हमारे पास प्लान होंगे नहीं, है ना। क्योंकि अब आपको मान लो एक सिम लगाना है कंपनी में, ना, मेरी फायरवॉल आउटडेट हो गई है, मेरे को नई फायरवॉल खरीदना है ना। मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मेरे 10 ऑफिस है, उसमें से एक ऑफिस है, उस एक ऑफिस में वो फायरवॉल खराब हो गई है, वो चल नहीं रही है, या एंड ऑफ लाइफ सपोर्ट है। और अब जो है कंपनी जो है वो ऑफिस बंद करना चाहती है, दूसरी जगह पे जाना चाहती है, और तुम पीछे पड़े कि नहीं मेरे को वहाँ फायरवॉल ला के दो, फायरवॉल ला के दो। वहाँ का बिजनेस कुछ आ नहीं रहा है ना। और आप पीछे पड़े, फायरवॉल ला के दो, फायरवॉल ला के दो। मैनेजमेंट बोलेगा नहीं भाई, अभी पैसे नहीं है, बजट नहीं है। ठीक है। अब वहां पे फायरवॉल ना होने से एक रिस्क तो है भाई, कभी भी वो कल को अगर वो बैठ गया डब्बा तो हो गया भाई, खेल खत्म हो गया। ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा बिजनेस तो रिस्क में आ गया, है ना। अब इस बिजनेस के रिस्क में आने की वजह से हमारे ऊपर कुछ बिजनेस का इंपैक्ट हो सकता है, कल को फायरवॉल डाउन हो, पूरे साली साइड बंद हो जाएगी, राइट। लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर रहा हो, बोल रहा है छोड़ना है यार, नहीं तो हम किसी दूसरी जगह पे वहां लगा लेंगे, अब वैसे भी वो ऑफिस बंद करने वाले हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, राइट। रिस्क जनरेट हुई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, राइट। तो ये सारी चीजों का एक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट होता है, अगले वीडियो में बताऊंगा। बाकी बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें कोई उतना कंफ्यूज होने वाली बात नहीं दोस्तों, इजी चीज है। उसको रिस्क रजिस्टर बोलते हैं। अलग अलग तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाता है, सिनेरियो बेस्ड रिस्क होता है, आप अलग अलग सिनेरियो सोचते हो। फॉर एग्जांपल फिजिकल एंड एनवायरमेंटल सिक्योरिटी में ऐसा, अगर मान लो कोई मेरे ऑफिस में आ गया, उसने उठा करके ये चीज ले ली, लॉस ऑफ थ्रेट हो गया, तो उसके लिए मेरे पास कंट्रोल है या नहीं है। फिर उसके आप अलग अलग रेटिंग देते हो, उसके चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसका फॉर्मेट होता है ना। अगले अगले वीडियो में मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, पीपल, ध्यान रखो। टूल्स, टूल का मतलब सेम टूल, ये टूल, वो टूल, ये सब टूल्स में आते हैं। टेक्नोलॉजी या सिस्टम, है ना। या इस तरह से समझो, टूल्स तो है, टेक्नोलॉजी की जगह आप पॉलिसी समझो, पॉलिसीज, है ना। सिस्टम यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और पीपल, ये चार मेन एस्पेक्ट होते हैं, ये चार पहिए हैं, इसके ऊपर ये पूरी गाड़ी चलती है। ठीक है। इनको लेकर के आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है। मेरे पास टूल ही नहीं है इसकी 12 बजाओ, मेरे पास साला सिम ही नहीं है, अब सिम नहीं है तो मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है, तो उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा आपके रिस्क में, कि भाई इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो सकता है, और इसका ये इम्पैक्ट है ना। और ये उठा करके आप सीधे जाके बोर्ड को या जा करके मैनेजमेंट को जाके ठोकोगे कि भाई देखो ये है रिस्क। अब आप देखो, या तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो मेरे जेब में पैसा डालो, बजट डालो, राइट। अगर आप बजट भी डालोगे फिर आपको उसकी टाइमलाइंस देनी पड़ेगी, एंड देन आपके पास पूरे उसके बजट से लेकर के आपके पास पूरा एक प्रोसेस है, प्रोजेक्ट है, जिसमें आप उसको एड्रेस कर रहे हो रिस्क को, तो आगे जा करके वही रिस्क जो आपको मिटिगेट हो जाएगी। अगर आप उसको नहीं कर रहे हो तो देन इट विल बी एक्सेप्टेड, कल को कुछ भी फटा तो मैनेजमेंट इज एक्सेप्टिंग दैट। तो ये इसको जो जिस फॉर्मेट में लिखना रहता है, जिस फॉर्मेट में उसको दिखाना पड़ता है ऑडिटर को, उसको रिस्क रजिस्टर बोलते हैं। एज आई सेड, मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट होता है, उसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों, कई बार, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है, मैंने न जाने कितने ऑडिट दिए दिए हैं, पास किए हैं, और मैं खुद भी एक ऑडिट था, हाँ, मैंने भी ऑडिट्स किए हैं।
तो मैं भी बड़े ध्यान से देखता था, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपकी कंपनी में आपके पास रिस्क क्या है ना। और हमेशा जो भी ऑडिट, कल को मैं भी ऑडिट करूंगा ना, तो मैं जरूर चाहूंगा कि जिस भी सीसो से या जो भी हेड ऑफ सिक्योरिटी या जो भी जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको ये पता है या नहीं, वो उस रिस्क को समझ रहा है या नहीं, उसको एड्रेस कर रहा है नहीं। क्योंकि आप एक आईएसओ पूरा फ्रेमवर्क की ऑडिट की बात कर रहे हो, और अगर आपको ढंग से यही नहीं पता मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कितनी है, देन इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम ये भी समझते हैं कि ये जो चार चीजें हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंस फैक्टर रखते हैं आईएसएमएस में। नॉन कन्फर्मिटी, ये जो एनसी है ना, इसको बोला जाता है नॉन कन्फर्मिटी। वो चीजें जो कि आपके स्टैंडर्ड के साथ मैच कर रही है, और आप लोगों ने उसको ढंग से एविडेंस के साथ, पॉलिसी प्रोसेस और एविडेंस के साथ में आपने ऑडिटर को बता दिया, वो सब हो जाती है कन्फर्मिटी, यानी कि आप इस पर्टिकुलर कंट्रोल को फॉलो कर रहे हैं। वो चीजें जहां आपके आपके पास ना तो कोई ढंग का एविडेंस है ना तो कोई पॉलिसी है, कुछ भी नहीं है, वो चीजें आती है नॉन कन्फर्मिटी। नॉन कन्फर्मिटी का मतलब ये है कि आप वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, है ना। अब इसलिए नॉन कन्फर्मिटी ना, यही होता है आपका शो स्टॉपर। अगर नॉन कन्फर्मिटी आई, मतलब अपनी गाड़ी रुक गई। ठीक है, अब वो भी दो तरह की होती है, मेजर होती है, माइनर होती है। कुछ एक आधी और भी टर्म यूज करते हैं, पर ज्यादातर मेजर माइनर ये दो ही चीजें ज्यादातर ऑडिट में आती है। ठीक है, मेजर आ गई तो समझ लो अब गाड़ी रुकना ही है भाई, है ना। मेजर नॉन कंफर्मिटी बहुत सारे, बहुत सारे उसके तरीके हैं, और बहुत सारी उसकी जैसे रिस्क रजिस्टर अपने आप में एक मेजर नॉन कंफर्मिटी आती है। मैंने बहुत बार देखा ऑडिट में, ऐसे ऐसे पॉइंट ऑडिटर आके पूछते हैं और उनको पता रहता है इसके पास नहीं होगा, तो वो सीधे आके मेजर डाल देता है। ठीक है, देन अनटिल अनलेस यू सेटिस्फाई हिम, क्योंकि ऑडिट एक दिन का नहीं, 4 4 5 5 दिन का होता है। जो कंक्लूजन मीटिंग होती है ना, उसमें वो आपसे पूछता है आके। कई बार वो आपको टाइम भी दे देते हैं, ऐसे हर ऑडिटर जल्लाद नहीं होते। बहुत सारे आपको हफ्ते 2 हफ्ते ऐसा टाइम भी दे देते हैं, आप कुछ वर्क अराउंड लेके आओ। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई उसने आपके बोल दिया कि तुम ऑडिट पास हो तो आईएसओ इसके बाप का नहीं होता। ठीक है ना, इसके ऊपर भी इनका भी ऑडिट होता है, और उसको भी हर चीज को सर्टिफाई करने से पहले इसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है ना। तो आप जो जो ये जितने भी डोमेन है, इस सबके डोमेन के अगेंस्ट जितने भी कंट्रोल्स हैं, उन कंट्रोल्स के अगेंस्ट जितने भी एविडेंसेस हैं, अगर आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाते या रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते, तो उसको नॉन कंफर्मिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर मेजर आ गई तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। एक ही चीज आपको बचा सकती है उसके लिए, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ रामबाण। रामबाण, रामबाण क्या है? एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना। ये मेजर जितनी भी नॉन कंफर्मिटी होती है, ज्यादातर केस पे उसको उठा करके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में डाल दिया जाता है ऑडिट पास करने के लिए, है ना। ये रामबाण होता है। पर जरूरी नहीं है कि वो ऑडिटर मान ही जाए, है ना। एज आई सेड, है ना, इसके बाप का नहीं है ऑडिटर। ऑडिट ऐसा नहीं होता उसकी जो मर्जी उठा करके कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एक पूरा पक्का प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, जिसके ऊपर बोर्ड की या सीईओ की सिग्नेचर के साथ में अप्रूव बजट सब कुछ ढंग से होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, एज पर द फॉर्मुलाइज प्रोसेस, देन इट इज ओके। माइनर नॉन कन्फर्मिटीज तो छोटी मोटी से ह्यूमन एरर होती है, अरे यार इस पे साइन ही नहीं किया, इस पे डेट गलत डाल दी, ये वाले इसकी जगह ये वाला वर्जन ठीक नहीं दिया, ये सब छोटे मोटे चीजें होती रहती है ना। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन ऑडिटर, वो किस चीज को माइनर बोल रहा है, किस चीज को मेजर मेजर बोल रहा है। लेकिन माइनर को इतना बड़ी बात नहीं होती, वो ज्यादातर वो छोड़ दिया जाता है ना, बट वो भी एक नॉन कन्फर्मिटी है। किसी भी सूरत पे ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ माइनर नॉन कंफर्मिटी आपका सर्टिफिकेट रुक जाए, है ना। तो माइनर को भी आप उतना इजीली ना लीजिए। ऑब्जर्वेशन, वो चीजें जो एक, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आप स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ गलतियां हैं जो कि चीजें अप टू द मार्क नहीं है। तो वो क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है, आपको ऑडिटर बोल रहा है कि ये मेरी नजर में आ गई मेरे भाई, है ना, मेरी नजर में आ गई। तो साला जो इस साल का ऑब्जर्वेशन है ना, अगले साल आकर के वो आकर के आपसे पक्का पूछेगा पूछेगा। तो उसके ऊपर अपने कान थोड़े खड़े कर लेना चाहिए कि अगले साल जब ऑडिट होगा तो ये चीजों में अपन पकड़ में आ जा सकते हैं, है ना। वो चीजें जिसको उसको लगा कि यार यहाँ तो यार बहुत सारा स्कोप है, उसने रूट कॉज एनालिसिस किया और उसने समझा कि यार ये चीजें तो हमने ढंग से नहीं की, इसको अच्छे से करना चाहिए, और या इस चीज में तो वाकई एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप बनता है, वो उठा करके वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट डालता है, जो कि आपको अगले साल पक्का देना ही देना है। ठीक है गाइस। तो ये था एक छोटा सा वीडियोस अबाउट स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। थोड़ा सा मैंने आपको बताया रिस्क रजिस्टर के बारे में, आईटीएसएम में डोमेन्स कितनी होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो
तो भी लाइक कीजिए, तो भी शेयर कीजिए। ओके। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चंस हो, और भी किसी दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए हो, तो बिंदास मुझे लिखिए। अगर आपको लगता है कि आ, कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको इसके ऊपर पूरी तरह एक अपना अपना करियर ही बनाना है, अगर ऐसा है और आप इस पे सीरियसली कुछ करना चाहते हैं, देन आई रिकमेंड कि आप मेरे ट्रेनिंग में आइए। देयर आई कैन ये 10-15 के मिनट के वीडियोस जो है ये आपको गाइड कर सकते हैं, आपको एक बेस दे सकते हैं। बट अगर आपको एकदम प्रोफेशनली सीखना है तो आप ट्रेनिंग में आइए, वहाँ पे इसके ऊपर डिटेल में बात की जाएगी। वहाँ पे मैं लोगों को बुलाता हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस बताता हूँ, जो कि रियल टाइम जो मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं वो तो इस बात को जानते ही हैं। पर ये यूट्यूब की जो फैमिली जो शायद नहीं जानती होगी, उन लोगों को अगर डिटेल में सीखना है तो आप ज़रूर आइए। जिनको मुझसे बात करना है ravisaronline.com पे जरूर जाइए, वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। जिसको मुझसे डायरेक्टली ईमेल पे बात करनी है, ravi.sir.online@gmail.com, मुझे ईमेल करो एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट, और जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।